हेलो गाइज, आज हम कक्षा 12 का लेसन 6 पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्य बिंदु हैं जल अवशोषण, पादपों में जल का मार्ग, पादपों में जल किस मार्ग से अंदर प्रवेश करता है, पौधों में जल अवशोषण करने वाले अंग कौन से हैं, कौन सा मुख्य अंग पादपों में जल अवशोषण के काम में आता है, जल अवशोषण की क्रियाविधि और रसारोहण। तो पूरे लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, छोटा सा लेसन है, 3 भागों में बांट सकते हैं। पौधे जल का अवशोषण कैसे करते हैं, उसके मुख्य अंग कौन से हैं, जल से पौधे मृदा जल को मूल रोम तक कैसे पहुंचता है जल, दूसरा मूल रोम में पहुंचने के बाद संवहन ऊतक, पौधे में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, तो जाइलम तक कैसे आता है, और फिर जाइलम से आने के बाद ऊपर तक पौधे में कैसे पहुंचता है, जिसको रसारोहण कहते हैं। इन सब के बारे में इस पाठ में अध्ययन किया जाएगा। इस पाठ में सबसे पहला बिंदु है पौधों के लिए जल का स्रोत। पौधे कौन से जल का उपयोग करते हैं, तो पौधे मृदा में पाए जाने वाले जल का प्रयोग करते हैं, जिसे मृदा जल कहते हैं। मृदा जल का मुख्य स्रोत क्या है, मृदा में जल कहाँ से आया, तो उसका मुख्य स्रोत वर्षा है। अब वर्षा जो होती है, तेज वर्षा होती है, तो उसका अधिकांश भाग जो बहकर तालाब, पोखर, समुद्र में चला जाता है, उसे अपवाहित जल कहते हैं। और जब हल्की वर्षा होती है तो उसका जल भूमि में धीरे धीरे रिसता है, और भूमि में रिसने के बाद उस जल को क्या कहा जाता है, मृदा जल। तो वर्षा में दो प्रकार का जल होता है, अपवाहित जल जो बह जाता है, और जो मृदा में चला जाता है, मृदा जल। अब मृदा जल का कौन सा भाग पौधे अपने लिए काम में लेते हैं, तो मृदा जल आगे 3 प्रकार का होता है, गुरुत्वीय जल, केशिकीय जल और हाइड्रोस्कोपिक जल या आर्द्रताग्राही जल। मृदा जल के 2 भाग, गुरुत्वीय जल और हाइड्रोस्कोपिक जल, को पौधे अपने काम में नहीं ले पाते, क्योंकि गुरुत्वीय जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जल कहाँ चला गया, मृदा की शुष्क परतों में चला गया, तो उसको पौधे आसानी से ले नहीं पाते। और हाइड्रोस्कोपिक जल है वो किसे कहते हैं कि मृदा के कणों ने जल को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, उस जल को भी पौधे उपयोग में नहीं ले पाते। पौधे कौन से जल का उपयोग करते हैं, केशिकीय जल का। अब केशिकीय जल क्या है कि कुछ मृदा के कणों के बीच में स्थित जो कोशिकाएं होती हैं उसमें पाया जाता है, उसको पौधे अपने काम में लेते हैं। सर्वाधिक मात्रा में पौधे केशिकीय जल का उपयोग करते हैं। तो कुल जो मृदा जल है उसको हम टर्म देते हैं होलार्ड। जो जल पादप इस मृदा जल का काम में लेते हैं उसको बोलते हैं क्रीसार्ड, और जो जल पादप अवशोषित नहीं करते उसको बोलते हैं ई कार्ड। तो ये 3 टर्म है, होलार्ड, क्रीसार्ड, ई कार्ड। तो ये जल पौधे के लिए इतना आवश्यक क्यों है, क्योंकि जल के द्वारा ही पौधे में वृद्धि होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, नवीन पर्णें आती हैं, सभी आवश्यक पोषक तत्व, खनिज, लवण जल के माध्यम से ही पौधे में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए पौधों के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। अब पौधे किस अंग के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, ये हमारा मुख्य दूसरा बिंदु है, पौधे के जल अवशोषित करने वाले अंग। बच्चों, आपने 11th में भी पढ़ा है कि पादपों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है पादप के वर्गीकरण में। निम्न श्रेणी के पादप, जिसे क्या बोला जाता है, थैलोफाइटा, जिसमें श्वाल को रखा गया है, लेकिन पहले कवकों को भी पादपों में शामिल किया गया था और निम्न श्रेणी के पादप की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन वीटेकर ने कवक को क्या कर दिया, अलग कर दिया, और श्वाल को अलग कर दिया। तो निम्न श्रेणी के जो पादप हैं उनमें जल का अवशोषण उसकी संपूर्ण सतह के द्वारा, विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते, शरीर की संपूर्ण सतह द्वारा होता है। तुम्हें मालूम है ब्रायोफाइटा में थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते, इसलिए जल का अवशोषण संपूर्ण सतह के द्वारा होता है। उसके बाद आता है दूसरा वर्ग ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में भी जड़ें नहीं पाई जाती हैं, जड़ के समान कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं,
मूलाभास बोलते हैं, उनके द्वारा जल का अवशोषण होता है। तीसरी श्रेणी है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उस श्रेणी के पादप आते हैं जिसमें टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है। तो 3 मुख्य बिंदु हैं इस टॉपिक में कि निम्न श्रेणी में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? संपूर्ण सतह द्वारा। ब्रायोफाइटा में किसके द्वारा होता है? मूलाभासों द्वारा। उस श्रेणी के पादपों में किसके द्वारा होता है? सुविकसित मूल तंत्र के द्वारा। 3 चीज़ें याद रखनी है आपको, ये पूछा जा सकता है। जो उस श्रेणी के पादप हैं उनमें आपने पढ़ा कि सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है। तो सुविकसित मूल तंत्र, मूल यानी जड़, जड़ में कौन सा अंग है जो कि जल का अवशोषण करता है? तो जड़ में बाह्य त्वचा में एक कोशिकीय मूलरोम पाए जाते हैं जिसके द्वारा पौधे जल का अवशोषण करते हैं। इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा? नेक्स्ट टॉपिक जड़ की संरचना का अध्ययन करना होगा। थर्ड टॉपिक है जड़ की संरचना। तो जड़ की संरचना पढ़ने के लिए हम जड़ को 2 भागों में बांटते हैं। इसमें 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, तरुण क्षेत्र और परिपक्व क्षेत्र। जड़ की संरचना को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, तरुण क्षेत्र और परिपक्व क्षेत्र। इस भाग में, इस क्षेत्र में तरुण क्षेत्र को दिखाया गया है। तरुण क्षेत्र में सबसे आगे वाले भाग को मूल गोप बोला जाता है। ये मूल गोप जो है शीर्ष भाग का अग्रभाग है और इस मूल गोप का कार्य क्या है? जड़ को मिट्टी की रगड़ से बचाना। इस मूल गोप का कार्य क्या है? रूट कैप, जड़ को मिट्टी की रगड़ से बचाना। इसके पीछे वाले भाग को बोला जाता है मूल शीर्ष। ये विभाजनशील भाग है, इसकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं, इसलिए इस क्षेत्र का नाम कोशिका विभाजन क्षेत्र दिया गया है। इसके पीछे वाले भाग को, मूल शीर्ष के पीछे वाले भाग को दीर्घीकरण क्षेत्र का नाम दिया जाता है। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं वृद्धि करती हैं और इससे जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। इससे जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। जो जड़ की लंबाई में वृद्धि है वो इसी क्षेत्र के कारण होती है। दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे की ओर परिपक्वन क्षेत्र आ जाता है और परिपक्वन क्षेत्र की बाह्य त्वचा से एक कोशिकीय मूलरोम निकलते हैं और यही मुख्य अंग हैं जिनके द्वारा पादप जल का अवशोषण करते हैं। मिट्टी के कणों के बीच में से ये एक कोशिकीय मूलरोम जल का अवशोषण करते हैं, बाह्य त्वचा पे उपस्थित हैं। चूँकि तरुण क्षेत्र के द्वारा ही जल का अवशोषण होता है और परिपक्व क्षेत्र सुबेरीकरण हो जाता है, उसमें लिग्नीकरण हो जाता है, जिस कारण से जो परिपक्व क्षेत्र है वो जल का अवशोषण नहीं कर पाता और तरुण क्षेत्र मुख्य भूमिका निभाता है। ये छोटे से पार्ट को दिखाया गया है बाह्य त्वचा के, जिसमें से एक कोश के मूलरोम निकलते हैं। तो 5 क्षेत्र हैं: मूलगोप, मूल शीर्ष, दीर्घीकरण क्षेत्र, मूलरोम क्षेत्र और परिपक्वन या प्रौढ़ क्षेत्र। यहाँ हमारी जड़ की संरचना खत्म होती है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है जल अवशोषण की क्रियाविधि। ये मुख्य टॉपिक है इस पाठ का कि जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है। इतने ऊंचे ऊंचे पादप होते हैं, वो जल का अवशोषण उनके ऊपरी भाग तक, पत्तियों तक, तने से पत्तियों तक कैसे जाता है जल, इसकी क्रियाविधि क्या है, उस बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने 1949 में जल अवशोषण की क्रियाविधि को 2 भागों में बांटा: निष्क्रिय या पैसिव ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट और सक्रिय जल अवशोषण या एक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट। निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण को हम अंतर करते हुए पढ़ेंगे। निष्क्रिय जल अवशोषण क्या है? निष्क्रिय जल अवशोषण जिसमें अवशोषण के कारक
जो पौधे जल का अवशोषण कर रहे हैं उसके कारक कहाँ उपस्थित हैं? पत्तियों पर उपस्थित हैं, पत्तियों पर उपस्थित हैं। केवल जड़ें क्या कर रही हैं? मार्ग प्रदान कर रही हैं, जड़ें जल का मार्ग प्रदान कर रही हैं। अवशोषण के कारक पत्तियों पर मौजूद है, ये इम्पोर्टेंट बात है। और सक्रिय जल अवशोषण में जल अवशोषण के कारक जड़ों में उपस्थित हैं और जड़ें उसमें मुख्य भूमिका निभा रही हैं। ये दो मुख्य कारण हैं, इसमें जड़ में कारक उपस्थित है, यानी जल अवशोषण किस कारण से हो रहा है? जड़ के कारण से। इसमें जल अवशोषण निष्क्रिय में किसके कारण हो रहा है? पत्तियों के कारण। जड़ें केवल मार्ग प्रदान कर रही हैं, इसलिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? पत्तियाँ क्या है पौधे का? वायवीय भाग है, तो आवश्यक बलों की उत्पत्ति भी कहाँ हो रही है? वायवीय भाग में हो रही है। और सक्रिय जल अवशोषण में आवश्यक बलों की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? मूलों में हो रही है। चूँकि इसमें जड़ों की भूमिका गौण है, इसमें मुख्य भूमिका है। तीसरा अंतर, निष्क्रिय जल अवशोषण पौधे जो हैं जल का अवशोषण मुख्य रूप से कौन सी विधि से करते हैं? निष्क्रिय जल अवशोषण, यानी 96 से 98%, 96 से 98% जल अवशोषण निष्क्रिय क्रिया विधि के द्वारा होता है और केवल 2 से 4% जल अवशोषण सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा होता है। चूँकि इसमें पत्तियां भाग ले रही हैं और पत्तियों में कौन सी क्रिया होगी? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, वो दिन में होती है। तो रात्रि में पौधे जल का अवशोषण कौन सी विधि से करते हैं? मुख्य रूप से सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा करते हैं। ये निष्क्रिय जल अवशोषण की विधि में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अंतर देखते हुए हम दोनों अवशोषण को पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया विधि क्या है या सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया विधि क्या है।